अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे अपना माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड लेक्चर। इसके अंदर हम बात करेंगे हमने मेन टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो मेन टॉपिक जो है हमने कवर करना है वो हमारा मेन टॉपिक है पहला बैक्टीरियोलॉजी। पूरा बैक्टीरियोलॉजी हमने डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद है वायरोलॉजी, ये भी हमने डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद माइकोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी और फाइकोलॉजी। अगर बैक्टीरियोलॉजी की बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं बैक्टीरियाज के बारे में। वायरोलॉजी की बात करें तो इसमें वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं। माइकोलॉजी के अंदर हम फंजाइस के बारे में बात करते हैं, मोल्ड्स के बारे में बात करते हैं। मोल्ड्स और फंजाई एक ही बात होता है, इसका सेकंड नेम है। और इसके अंदर यूनिसेलुलर यीस्ट की बात करते हैं जो कि फंजाई ही है। प्रोटोजोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ वगैरह, जिसमें अमीबा वगैरह आता है हमारे पास। और फाइकोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं अल्जीज की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं बैक्टीरियोलॉजी से। तो हम मेनली पहले देख लेते हैं बैक्टीरियोलॉजी के फीचर्स क्या हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर बैक्टीरियोलॉजी को हम देखें दूसरों से तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये यूनिसेलुलर है। बाकी अगर हम किसी को भी देखते हैं हमारे पास जो है फंजाई के अंदर सिर्फ यीस्ट था। बाकी ये बैक्टीरियोलॉजी जो है ये पूरा टोटली इसका जितना भी है इसके अंदर बैक्टीरियाज आते हैं वो सब यूनिसेलुलर है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसकी सेल वॉल के अंदर है। अब सेल वॉल की अगर बात की जाए तो सेल वॉल हमारे पास प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, फंजाई में भी प्रेजेंट है। बट हम यहाँ पर सेल वॉल को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं उनसे, वो करते हैं हम इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर। इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो ये बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स की। और अगर हम प्लांट्स के देखें तो प्लांट्स के अंदर होती है सेलुलोज की और फंजाई के अंदर काइटिन की होती है। तो मेन क्या है इसके अंदर है इसकी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन किस चीज़ की बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन्स, जो कि हम सेल वॉल के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। फोर्थ इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये जो रिप्रोडक्शन करता है वो एसेक्सुअली करते हैं। और फिफ्थ की बात करें हम तो फिफ्थ इसका न्यूट्रिशन के मोड चेक करते हैं। न्यूट्रिशन का मोड जो है हमारे पास दोनों किस्म का इसके पास मौजूद है, ऑटोट्रॉफ भी और हेटेरोट्रॉफ भी। ऑटोट्रॉफ की बात करें तो इसके अंदर दो आते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और सेकंड आता है हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ये केमिकल्स को यूज़ करते हुए ऑटोट्रॉफ मतलब डायरेक्टली फूड अपनी प्रिपेयर करते हैं और जो फोटोट्रॉफ्स होते हैं वो लाइट को यूज़ करते हुए करते हैं। तो ये हमारे हो गए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स किसके? बैक्टीरियोलॉजी के। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम डिफरेंट तरीकों से हम क्लासीफाई करते हैं बैक्टीरियोलॉजी को, हम बैक्टीरियाज को। तो सबसे पहले हम क्लासीफाई करते हैं स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से मतलब ये क्या क्या इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंस है एक दूसरे से, तो स्ट्रक्चर की बेस पे करते हैं हम। शेप की बेस पे करते हैं कि एक दूसरे से किस तरीके से शेप में डिफरेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे करते हैं। उसके अलावा हमारे पास इनके पास एक प्रेजेंट होते हैं फ्लेजिला इनकी स्ट्रक्चर के अंदर। तो फ्लेजिला किसी के अंदर एक होता है, किसी के अंदर दो होते हैं, किसी के अंदर होते ही नहीं। तो उसकी बेस के ऊपर इसकी डाइवर्सिटी हम चेक करते हैं। उसके अलावा हम ग्रोथ की बेस पे इनकी डाइवर्सिटी चेक करते हैं। उसके अलावा रिप्रोडक्शन चेक करते हैं, कौन सी रिप्रोडक्शन है इनके पास। कंजुगेशन है, दूसरी भी दो किस्म की है इनके पास, हम रिप्रोडक्शन के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद है लोकोमोशन। लोकोमोशन की बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की बेसिस पे भी हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहले वाला हम स्टार्ट कर लेते हैं स्ट्रक्चर से, ठीक है। उसके बाद हम शेप्स पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, बाकी फर्दर जो है हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट कर लेते हैं हम स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर के अंदर मेन जो इनके पास हमारी क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है वो हमारे पास इस तरह से होती है कि स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर के होते हैं तीन पार्ट्स। तीन पार्ट्स में इस तरीके से होती है कि जो कि हमारे पास अगर हम बैक्टीरिया का सेल देखें ना, तो बैक्टीरिया का सेल अगर हम इस तरीके से बना लेते हैं बैक्टीरिया का सेल, अगर ये बैक्टीरिया का सेल है तो इसके ऊपर होती है सेल वॉल एक, ठीक है। तो सेल वॉल के जो भी बाहर प्रेजेंट्स हैं, सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट्स हैं हमारे पास फ्लैजिला। इसके अलावा हमारे पास बाहर मौजूद हैं विलाइज, पिलाइज, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इसके ऊपर भी एक लेयर आती है सेल वॉल के ऊपर, उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले हमने यही लिखी हुई बात कि द कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया सेल एक्सटर्नल टू द सेल वॉल। जो भी कंपोनेंट्स हमारे पास एक्सटर्नली प्रेजेंट्स हैं सेल वॉल के, उनको हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम सेल वॉल के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेल वॉल एक बहुत बड़ा टॉपिक है इसका और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल को, और तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के अंदर वाले कंपोनेंट्स। अंदर वाले कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? हमारे पास साइटोप्लाज्म इसके अंदर, और भी जो इसके प्लाज्मिड हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये चीज़ें हम इसको डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट में। तो पहले पार्ट में हमारे पास क्या एक्सटर्नल मौजूद जो चीज़ें हमारे पास क्या क्या हैं वो हमारे पास हैं तीन चीज़ें। देखो पहले पार्ट में हमने पढ़ना है एक्सटर्नली, सेकंड पार्ट में सेल वॉल, और थर्ड पार्ट में हमने क्या पढ़ना है? इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं सेल वॉल के इंटरनल, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल। अगर हम एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को देखें तो इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं हमारे पास। एक आता है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास पिलाए, और थर्ड होता है हमारे पास फ्लैजिला, ठीक है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर भी हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है कैप्सूल और दूसरा होता है स्लाइम लेयर। सेकेंडली हमने पिलाए पढ़ना और थर्ड हमने क्या पढ़ना? फ्लैजिला। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं ग्लाइकोकैलिक्स खुद क्या चीज़ है। तो ग्लाइकोकैलिक्स को हम डिस्कस करते हैं।
तो ग्लाइकोकैलिक्स ये हमारे पास कि ये एक एडिशनल लेयर है। किस चीज़ की एडिशनल लेयर है, किसके बाहर एडिशनल लेयर है, ये सेल वॉल के बाहर एक एडिशनल लेयर है हमारे पास। ठीक है, ये एडिशनल लेयर है किसके बाहर, सेल वॉल के बाहर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, इसकी अगर कॉम्पोजिशन की बात करें हम, तो इसकी कॉम्पोजिशन होती है, ये मोस्टली बने होते हैं पॉलीसैकेराइड से, बट सम टाइम जो है कुछ अमाइनो एसिड भी इसके साथ एसोसिएट होते हैं, तो उन अमाइनो एसिड्स की वजह से हम इसको क्या दूसरा नाम दे देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स की स्ट्रक्चर इसकी ना मौजूद होती है, कॉम्पोजिशन जो है इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन। अब हम बात करते हैं कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल, अगर ये लेयर जो आउटर लेयर है सेल वॉल के, अगर ये सेल वॉल के साथ टाइटली पैक्ड है, टाइटली बाउंड है, तो ये कहलाता है हमारे पास कैप्सूल। यही चीज़ ग्लाइकोकैलिक्स जो है अगर टाइटली बाउंड है तो कहलाएगा कैप्सूल, अगर लूजली बाउंड है तो हमारे पास ये कहलाएगी यही चीज़ स्लाइम लेयर। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स कुछ भी नहीं है, वो खुद एक लेयर है। अगर वो टाइट बाउंड होगा तो कैप्सूल कहलाएगा, अगर वो लूजली बाउंड होगा तो वो क्या कहलाएगा, स्लाइम लेयर। तो हम कैप्सूल की बात कर लेते हैं। तो कैप्सूल वही पॉइंट हमारे पास क्या एडिशनल लेयर है किसकी, आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर जो एडिशनल लेयर है वो हमारे पास क्या है, कैप्सूल है। बट कैप्सूल कब कहेंगे हम इन्हें, तब कहेंगे जब ये टाइटली बाउंड होगा। अगर ये लूजली बाउंड होता तो हम इसको कैप्सूल नहीं कहते, फिर हम इसे कहते हैं स्लाइम लेयर। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सब पूछते हैं कि यार ये प्रोटेक्शन किस तरीके से प्रोवाइड करता है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये प्रोटेक्शन देता किस तरीके से। तो बेसिकली होता है ये कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि ये बने होते हैं पॉलीसैकेराइड्स के। एक हमारे पास बैक्टीरिया आता है जिसको हम बोलते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस। उसके अंदर हमारे पास ये पॉलीसैकेराइड तो होती है कॉम्पोजिशन के अंदर, बट उसके अंदर दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ उसके अंदर होती है हमारे पास डी ग्लूटामिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है, डी ग्लूटामिक एसिड। ये दोनों चीज़ मिलके उसका कैप्सूल फॉर्म करते हैं। जब ये दोनों मिलकर उसका कैप्सूल फॉर्म करते हैं ना, तो वो जो समझो कि और भी ज़्यादा रिजिड और टाइट हो जाता है। जब वो और भी ज़्यादा रिजिड और टाइट हो जाता है तो वो किसी भी होस्ट सेल के अंदर जब प्रेजेंट होता है, तो होस्ट का सेल उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो नुकसान इस तरह नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो उसकी सेल वॉल के ऊपर जो कैप्सूल है उसको पेनिट्रेट ही नहीं कर पाते। पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे तो वो उसके अंदर जाके अपने केमिकल रिलीज नहीं कर सकेंगे और उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे। इस तरीके से ये क्या करता है, अपनी प्रोटेक्शन करता है। कैप्सूल का काम क्या है, प्रोटेक्शन का। अगर हम स्लाइम लेयर की बात कर लें नेक्स्टली, तो स्लाइम लेयर भी वही बात है, एडिशनल लेयर है। किसके ऊपर एडिशनल लेयर है, आउटर ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर जो लेयर है वो हम उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। बट कब बोलेंगे स्लाइम लेयर, जब बोलेंगे जब ये लूजली बाउंडेड होगा। अगर टाइटली बाउंड होगा तो कैप्सूल है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन ये होता है डेसिकेशन की तरह काम करता है। डेसिकेशन का मतलब होता है ये कि प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन से, क्योंकि इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स के अंदर ये जो है स्टेन रखता है वाटर को। ठीक है, वाटर को जो है ये स्टेन रखता है, मतलब वाटर के कंटेंट को ये ज़ाया नहीं होने देता, एवोपरेट होने नहीं देता। तो जिसकी वजह से ये डेजिकेशन वाला काम करता है, मतलब डिहाइड्रेशन से रोकता है। पहला काम इसका, पहला फंक्शन इसका क्या है, स्लाइम लेयर का। और सेकंड फंक्शन क्या है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था किस तरीके से काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह काम करता है कि वो सेमी परमीबल की तरह काम करता है। उसकी मर्जी होती है जिस चीज़ को अंदर उसने भेजना होता है भेज देता है लेयर के अंदर, जिस भी कंपोनेंट को। जैसे कि वो लिपिड्स को इजीली अपने अंदर से पेनिट्रेट होने देता है, पर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को अपने अंदर से पेनिट्रेट नहीं होने देता। तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ये किस तरह काम करता है, हमें पता है कि बैक्टीरिया को कौन डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरिया को मारने वाली जो हमारे पास मेडिसिन होती हैं वो होती हैं एंटीबायोटिक्स। तो ये क्या करता है, उन मेडिसिन को अपने अंदर पेनिट्रेट ही नहीं होने देता। एंटीबायोटिक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एंटीबायोटिक्स को अपने अंदर पेनिट्रेट ही नहीं होने देता, उन केमिकल्स को अपने अंदर पेनिट्रेट ही नहीं होने देता। जब वो पेनिट्रेट नहीं होंगे तो वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये इसका मेन फंक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। सेकंड हमारे पास है पिलाई। पिलाई क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पिलाई हमारे पास ये होता है कि ये होलो स्ट्रक्चर्स होती हैं। किसके बाहर होती हैं, बैक्टीरिया की शेप के बाहर होती हैं। ये हम बैक्टीरिया बना लेते हैं। बैक्टीरिया के बाद ये जो है छोटी छोटी अपेंडेजेस होती हैं, छोटी छोटी फिंगर लाइक अपेंडेजेस। मैं इसके लास्ट में आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला जो है वो हेलिकल टाइप होता है और उसकी लेंथ बड़ी होती है, पर ये जो लेंथ में छोटे होते हैं और ये ओवरऑल दी सरफेस अक्सर जो है मौजूद होते हैं बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये किस तरह से होते हैं, होलो होते हैं और नॉन हेलिकल होते हैं। हेलिकल कौन होता है, सिर्फ फ्लैजिला होता है, ये नॉन हेलिकल होता है। और इनके फिलामेंटस अपेंडेजेस हमें नजर आते हैं, ये फिलामेंट के अपेंडेजेस हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ज़्यादातर हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें प्लस स्मॉलर देन फ्लैजिला, अभी मैंने वही बात की कि ये स्मॉल होते हैं, किससे, फ्लैजिला से छोटे होते हैं।
और इनका काम क्या नहीं होता है। ये अगर फ्लैजिला की हम बात कर लें तो फ्लैजिला काम करता है एज अ लोकोमोशन के तौर पे, लोकोमोशन के अंदर हेल्प कराता है फ्लैजिला। बट अगर हम पिलाया की बात कर लें तो ये किसके अंदर हेल्प करता है, ये लोकोमोशन के अंदर हेल्प नहीं करता, ये दो चीज़ों के अंदर हेल्प करता है। एक इसको अटैचमेंट करवाने के लिए हेल्प करता है, किसी भी सरफेस के साथ उसको अटैच होना होता है ना, तो वो पिलाए की प्रेजेंस में होता है, पिलाए की हेल्प से होता है। ठीक है, और दूसरा ये किसके अंदर काम आता है, ये कंजुगेशन के अंदर काम आता है। कंजुगेशन क्या है, कंजुगेशन एक प्रोसेस है जो कि बैक्टीरिया करते हैं। वो क्या प्रोसेस है कि ये अपना जो प्लाज्मिड होता है ना इनके पास, अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर चेक करें तो इसके अंदर एक होता है, एक तो इनके पास होता है डीएनए अपना, बट दूसरी चीज़ होती है इनके पास प्लाज्मिड, वो भी एज अ डीएनए काम कर रहा होता है। तो ये अपना प्लाज्मिड जो है एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से ट्रांसमिट कर रहा होता है, ट्रांसफ़र कर रहा होता है यहाँ से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। तो ट्रांसफ़र करने के लिए ये क्या करते हैं कि अपने ये जो विलायज हैं वो पिलाए हैं इनके, इनके थ्रू ये ब्रिजेस की फॉर्मेशन करते हैं और ये ट्रांसफ़र करते हैं इस प्लाज्मिड को इस तरीके से। देखो इस जगह से ये लोग ये ब्रिजेस की फॉर्मेशन करते हैं, इसी प्रोसेस को हम कंजुगेशन कहते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। और ये भी किसके थ्रू हो रहा होता है, हमारे किस स्ट्रक्चर के थ्रू हो रहा होता है, ये भी हमारे पिलाए के स्ट्रक्चर्स के थ्रू हो रहा होता है। तीसरा और लास्ट हमारे पास जो एक्स्ट्रा हम एक्सटर्नल की बात करें सेल वॉल के बाहर के तीसरे पार्ट्स की, तो वो हमारे पास क्या है, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, खुद ये थिन हेयर लाइक हेलिकल अपेंडेजेस हैं, बिल्कुल पतले होते हैं धागे, हमारे हेयर्स के लाइक जो होते हैं बिल्कुल पतले से अपेंडेजेस होते हैं। और ये हेलिकल होते हैं, हेलिकल मतलब कि स्प्रिंग लाइक, मतलब ये मूव ऐसे कर सकते हैं। मैं भी आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, ये देखें हमारी पिक्चर है, इसके अंदर हमने दिखाया भाई ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये छोटे छोटे अपेंडेजेस हैं, ये हमारे क्या है, पिला है। ठीक है, और अगर हम बड़ी स्ट्रक्चर की बात करें जिसको हम फ्लैजिला बोल रहे हैं, ये हमारे पास फ्लैजिला है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, ये स्ट्रक्चर में लॉन्ग भी हैं और ये हेलिकल स्ट्रक्चर टाइप है, मतलब ये जो है फोल्ड इजीली हो जाते हैं इस तरीके से, ताकि ये मूवमेंट में लोकोमोशन के अंदर ये हेल्प कर सकें। ठीक है, और दूसरा इसका अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो किस चीज़ से बना होता है, ये एक किस्म की प्रोटीन से बना होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिलिन। ठीक है, और अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो ये खुद भी 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट को हम बोलते हैं फिलामेंट, दूसरे को हम बोलते हैं हुक और तीसरे को हम बोलते हैं बेसल बॉडी। ठीक है, अगर फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट होता है आउटर पार्ट, मैं इसकी भी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो हमें जो ये येलो से नज़र आ रहा है ना स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट स्ट्रक्चर, जो कि हमें ये येलो कलर से नज़र आ रहा है। देखो हमने लिखा यहाँ पे फिलामेंट के नाम से शो भी किया हुआ। ठीक है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर नज़र आती है हमें, इसको हम बोलते हैं हुक। और तीसरी जो स्ट्रक्चर होती है हुक से लेके नीचे तक, इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। ये बेसल बॉडी कहाँ पे पेनिट्रेट की होती है, हमारे सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट हुई हुई होती है ये बेसल बॉडी के साथ क्या अटैच होता है, हमारा हुक, हुक हमारा फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद जो वाली स्ट्रक्चर है हमारे पास वो है फिलामेंट। फिलामेंट असल में हमारे पास क्या काम कर रही होती है, लोकोमोशन का। ये फिलामेंट ही होती है हेलिकल स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा समझ आया होगा, स्ट्रक्चर हम साइड में कर लेते हैं। तो फिलामेंट में क्या है हमारे पास, सबसे आउटर पार्ट है फिलामेंट, मैंने अभी दिखाया किस चीज़ का आउटर पार्ट है, फ्लैजिला का। और ये किस में हेल्प करता है, यूज फॉर लोकोमोशन। अगर नेक्स्ट पार्ट की बात कर लें तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास हुक, जो कि फिलामेंट से नीचे, ये फिलामेंट से नीचे हमारे पास हुक, हुक से नीचे हमारे पास बेसल बॉडी, हम यूँ बोल सकते हैं। ठीक है, ये पूरा फिलामेंट की स्ट्रक्चर की हमने वो बना दी। तो हुक का काम क्या होता है, हुक क्या करता है, होल्ड करके रखता है इस फिलामेंट को, बाहर वाली अपेंडेजेस को होल्ड करके कौन रखता है, हमारे पास हुक। और तीसरे की चीज़ की बात करें तो वो है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी एज अ बेसमेंट काम करती है। किस तरीके से बेसमेंट काम करती है, ये जो है सेल वॉल के अंदर पेनिट्रेट हुई होती है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है, दूसरा ये होल्ड करती है किसको, हुक को। और ये खुद कहाँ लगी होती है, सेल वॉल के अंदर बेसमेंट के तौर पे काम करती है, सेल वॉल के साथ अटैच हुई होती है। ये हमारी सेल वॉल है अगर, तो सेल वॉल के अंदर यूँ समझो बेसल बॉडी यूँ अटैच हुई होती है। ठीक है, बेसल बॉडी के बाहर ये जो है हुक वाला हिस्सा होता है हमारा, हुक वाला हिस्सा भी हमारा जो जंक्शन होता है ये बिल्कुल जो है यूँ समझो फिक्स होता है, ये हमारा वो काम नहीं कर होता है हेलिकल वाला। इसके बाहर जो स्ट्रक्चर होती है ना वो हमारे पास हेलिकल वाली काम कर रही होती है। जैसा कि अभी हमने फ्लैजिला को डिस्कस किया, तो फ्लैजिला की हम डाइवर्सिटी भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। तो फ्लैजिला हमारे पास किस तरीके से डाइवर्स है, तो हमारे पास फ्लैजिला के हमारे पास यूँ समझो कि 4 से 5 टाइप्स हैं, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। पहले हमारे पास टाइप है, हम उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस, मतलब ऐसा हमारे पास बैक्टीरिया जिसके अंदर एक साइड पर एक फ्लैजिला ही लगा हो बस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। ट्राइकस का वर्ड यूज होता है फ्लैजिला के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या होता है कि एक सिर्फ सिंगल फ्लैजिला नहीं लगा होता, लगा एक ही साइड पे होता है, एक ही पोल के ऊपर लगा होता है, पर वहाँ पर एक से ज़्यादा हमारे पास फ्लैजिला मौजूद होता है, उसको बोलते हैं हम लोफोट्राइकस।
और अगर हम थर्ड वाले की बात कर लें तो थर्ड वाले में क्या होता है कि बहुत सारे फ्लैजिलास लगे होते हैं पर दो पोल्स के ऊपर, किसी भी दो पोल्स के ऊपर, ठीक है। एक पोल के ऊपर देखो यहाँ लगे हुए फ्लैजिला, दूसरे पोल के ऊपर यहाँ लगे हुए, इनको बोलते हैं एम्फीट्राइकस, ठीक है। और अगर फ्लैजिला कुछ बैक्टीरिया के अंदर पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया की पूरी बॉडी के ऊपर, तो हम इसको बोलते हैं पेरिट्राइकस, अगर पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद होगा। और एक और टाइप होती है हमारे पास फ्लैजिला की, जिसको हम बोलते हैं एट्राइकस, यानी कि मकसद उसके ऊपर कोई भी एक भी जो है हमारे पास फ्लैजिला नहीं होता। तो हमारे पास आज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है स्ट्रक्चर का पहला पार्ट। सेल वॉल के अंदर हमने कहा था कि आउटर पार्ट्स के हिस्से हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल वॉल, ठीक है। इस आउटर पार्ट के साथ हमने क्या भी कंप्लीट कर ली, साथ में क्या कंप्लीट किया हमने, फ्लैजिला की डाइवर्सिटी भी कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इंशाल्लाह सेल वॉल मिलेगी, सेल वॉल की डिटेल हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।